आज हमारी जो लेक्चर होने वाली है क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 की होने वाली है, जिसके अंतर्गत हमें भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन का अध्ययन करना है। अपना जो है लेक्चर शुरू करते हैं। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ की कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, थोड़े से प्रतिशत में भी सभी भाग जो हैं वो आवास योग्य नहीं हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु का भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण भी असमान पाया जाता है। जैसे कि आप देखिएगा, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतीय ढाल, जलाक्रांता, संभावित क्षेत्र, निम्न क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, सघन वन वाले क्षेत्र सामान्यतः विरल या निर्जन होते हैं। विरल मतलब दूर दूर जनसंख्या पाई जाती है या वहाँ पे जनसंख्या पाई ही नहीं जाती है। उर्वर क्षेत्र जो है, जहाँ नदी घाटियाँ हैं, वहाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है, वहाँ जो है विश्व की अधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब भूमि का उपयोग देखना है हमें। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, खनन हो गया, सड़कों का निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि के लिए जो है भूमि का जो है उपयोग किया जाता है। भूमि का उपयोग जो है भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता आदि। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लेज के लिए आलू चाहिए, उसका फैक्ट्री लगाना है, तो आप स्वाभाविक बात है कि एक मैदानी भाग का जो है सिलेक्शन करेंगे, जहाँ पे जो है रॉ मटेरियल आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए, सुगमता से उपलब्ध हो जाए, न कि पहाड़ी इलाकों में। आप अगर कृषि कार्य से संबंधित अगर कोई मान लीजिए कि उद्योग लगा रहे हैं, तो वैसे जलवायु को प्रेफर करेंगे जहाँ कृषि कार्य आसानी से संभव हो जाता हो। अगर मान लीजिए खनिज से संबंधित कोई अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, तो आप उस जगहों को जो है ज़्यादा प्रेफर करेंगे जहाँ खनिज आसानी से उपलब्ध हो जाते हों। अब स्वामित्व के आधार पर जो है भूमि जो है दो प्रकार की है, एक तो निजी है, एक सामुदायिक भूमि है। अब समुदाय निजी तो है, मान लीजिए निजी हाथों में हो उसका स्वामित्व, और सामुदायिक का मतलब होता है कि वैसी भूमि जिसका स्वामित्व जो है एक समुदाय के पास हो। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे चारा हो गया, फल हो गया, नट हो गया, औषधि बूटियों को एकत्रित करना हो गया। ऐसे सामुदायिक भूमि का उपयोग जो है इनके लिए किया जाता है। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। यानी साझा संपत्ति संसाधन का मतलब क्या हुआ कि एक से अधिक लोग उसमें साझेदारी रखते हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता जो है सीमित है। स्वाभाविक बात है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, भूमि की मांग वो ऐसे वैसे बढ़ेगी, लेकिन भूमि की स्थिति जो है, भूमि की उपलब्धता जो है वो सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर होता है। हर जगह की भूमि अलग अलग है। कहीं की भूमि बंजर भूमि हो गई है, कहीं की मरुस्थल भूमि है, कहीं की उपजाऊ भूमि है। सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू किया है। आप देखिए कि नगरीय क्षेत्र में क्या है कि दिन पर दिन घर बनते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो है अभी भी कृषि कार्य के लिए लोग अपना जो है जंगल काट रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, भूमि का विस्तार करते जा रहे हैं। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज के सांस्कृतिक परिवर्तन को भी दर्शाते हैं। भूमि में जिस तरह परिवर्तन होते जा रहे हैं, हमारे समाज के संस्कृति में भी उसी प्रकार उसके अनुरूप परिवर्तन होते जा रहे हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, स्थलीकरण पर्यावरण के प्रमुख खतरा उत्पन्न होते जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि पेड़ों का अत्यधिक कटाव होते जा रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि भूमि का जो है निम्नीकरण होते जा रहा है, भूस्खलन होते जा रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है, मरुस्थलीकरण होते जा रहा है, जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न होते जा रहे हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण, अब यदि भूमि संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो उसका संरक्षण भी हमारी जिम्मेवारी है। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश होते जा रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो भूमि का डिमांड हो जा रहा है। लोग को निवास करने के लिए भूमि चाहिए, उनके जीवन यापन के जो तरीके हैं उनमें जो जो वस्तु को आवश्यकता करना है उसके लिए उद्योग चाहिए। तो इस प्रकार जो है भूमि जो है कृषि योग्य जो जमीन था, जो वन थे, उन सभी का जो है धीरे धीरे विनाश होते जा रहा है, जिसके कारण जो है पर्यावरण भी काफ़ी प्रभावित होते जा रहा है। इससे प्राकृतिक संसाधन का समाप्त होने का भी डर जो है पैदा होते जा रहा है। विनाश के वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए, वन रोपण करना चाहिए, भूमि उद्धार करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों का और उनका सही ढंग से जो है उपयोग करना चाहिए, अतिचारण को रोकना चाहिए आदि कुछ तरीके हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग जो है भूमि संसाधन का जो है संरक्षण करते हैं। पृथ्वी की पृष्ठ पर कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि की निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। मृदा
की निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर लाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, उनको हम लोग एक नज़र में देखते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक की बात करें तो स्थलाकृति है, जैव पदार्थों की भूमिका है। मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय भी है, अर्थात जो है मृदा का निर्माण का जो कारक हैं उसमें स्थलाकृति भी है, जैव पदार्थ भी हैं और जो समय लगा है उसके संगठन में वो भी है। ये भिन्न भिन्न जो है अलग अलग कारक हैं। यहाँ पे जो है विस्तृत रूप से जो है व्याख्या करने का प्रयत्न किया गया है कि जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस को निर्माण करने की दर को प्रभावित करते हैं। यानी तापमान और जलवायु और वर्षा जिस प्रकार होंगे उसी रेशियो से जो है अपक्षय और अपरदन की क्रिया होंगी, जिसके कारण मृदा का निर्माण जो है तीव्र हो जाएगा। समय भी जो है समय के साथ साथ मान लीजिए आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर जो है मृदा के निर्माण में काफ़ी समय लग रहा था, तो समय भी प्रभावित करता है मृदा के निर्माण में। मृदा जो है जल्दी जल्दी जो है निर्मित नहीं होती है, काफ़ी समय लग जाते हैं इसके निर्माण में। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव जो है ह्यूमस का निर्माण करते हैं। जनक सेल जो है उनका रंग जो है, गठन है, रासायनिक गुणधर्म है, खनिज है आदि जो चीज़ें हैं वो मृदा का गुण निर्धारित करते हैं। आपने देखा होगा कहीं लॉस के कारण जो है मृदा का कलर लाल हो जाता है, कहीं काली मृदा पाई जाती है। मान लीजिए ऊंचा ऊंच जो है तुंगता यानी ज़्यादा तीव्र ढाल होगा तो ज़्यादा तीव्र जो है उसका अपक्षय अपरदन होगा। इस प्रकार जो है अन्योन जो है कारक जो हैं मृदा का निर्माण को प्रभावित करते हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और तीक्ष्णता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का जो है निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक जो है वन्योन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग है, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ गतिविधियां निम्न प्रकार हैं। मृदा संसाधन के लिए जो खतरा है वो वन उन्मूलन है, यानी लगातार वनों की कटाई है। अतिचारण यानी हद से ज़्यादा जो है पशुओं को चारण करना है। रासायनिक उर्वरकों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, कीटनाशकों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना आदि, ये सारी घटनाएं जो हैं मृदा का जो है निम्नीकरण का कारण धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। मृदा संरक्षण के कुछ कारक हैं, कुछ प्रकार हैं मृदा संरक्षण के, उसको हम लोग को देख लेना चाहिए। मल्च बनाना, मल्च बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण कर सकते हैं। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढक जाती है, जिससे मृदा का आर्द्रता रुकी रहती है। यानी हम लोग मल्च बना के अगर खेती करते हैं तो उसमें जो प्रवाल से भूमि ढक जाती है तो उससे क्या होता है कि ह्यूमस जो है और जो आर्द्रता जो है जमीन के अंदर रहती है वो नियत रूप से बनी रहती है। वेदिका फॉर्म में क्या होता है कि चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाएं। इनमें से पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम भी हो जाता है। जैसे क्या होता है कि देखिएगा पर्वतीय ढालों पर कि जो है पट्टी बना बना कर जो है कृषि किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ऊपर से जो बारिश से पानी आती है उससे जो है मृदा का जो है अपरदन कम हो जाता है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के कारण प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। हम लोग देख रेखीय जुताई हो गया, ये हो गया वेदिका फॉर्म। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। जैसे आप इसको देख सकते हैं, रक्षक मेखला जो एक लाइन से जो है पेड़ को लगाए जाते हैं जिसे रक्षक मेखला कहते हैं, जिससे मृदा अपरदन जो है रोका जा सके। समुच्चरेखीय रोधिकाएं, समुच्चरेखीय रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास और मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। और चट्टान बांध जो है, चट्टान बांध यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को भी रोकते हैं। बीज की फसल को उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को संरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के फसल को जो है एकांतर करके कतारों में लगाई जाती है। इस प्रकार कुछ तरीके हैं जिससे जो है मृदा निम्नीकरण और मृदा अपरदन को रोका जाता है। अब जल के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई है कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो है जल से ढका है, इसलिए जो है पृथ्वी को हम लोग जलग्रह भी कहते हैं। लगभग
3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग से ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं, महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। और लवण जल केवल जो है 2.7% ही हैं। लगभग 70% जो भाग है वो बर्फ़ के चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर हैं। केवल 1% अलवणीय जल जो है वहीं उपलब्ध हैं जो मानव के उपभोग के लिए उपयुक्त हैं। कम जल नदियों और झीलों में भूपृष्ठ जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में अवस्थित हैं। इसलिए लवणीय जल पृथ्वी की सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ हैं। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसके बारे में हम लोग पिछले कक्षा में जान चुके हैं कि जल चक्र क्या है, कि कैसे जल का जो है वाष्प बनता है, फिर उसका संघनन होता है, वर्षण होता है, फिर जो है वो जो है महासागर में चला जाता है। इस पूरा प्रक्रिया को जो है हम लोग जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई करने के लिए करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योग और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का मुख्य कारक जो है बढ़ती जनसंख्या है, भोजन, नगदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। अब जल की उपलब्धता के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। विश्व के कई प्रदेश जो हैं जो जल की कमी से आज भी जूझ रहे हैं। अधिकांश देखिएगा आप अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भाग जो हैं, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको है, दक्षिण अमेरिका के भाग कुछ हैं, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थिर है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, जिनमें जल अभाव की अधिक संभावना बनी रहती है। इस प्रकार जल की अभाव जो है मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण के विविधता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, अथवा अति उपयोग, जल स्रोतों का संदूषण के कारण भी जल अभाव हो सकता है। अब जल संसाधन के बारे में हम लोगों ने देख लिया, तो उसका संरक्षण भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। आज विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त स्रोतों तक पहुँचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग तथा प्रदूषण जो है इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित तथा आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल औद्योगिक बाह्य स्राव जो है जल को प्रदूषित करते जा रहे हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीडकनाशक जल को जो है प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन जो है अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर तक ही पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जो है विभिन्न प्रकार के बीमारी उत्पन्न होते हैं। वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की कटोरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर करने वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। अब जो है प्राकृतिक वनस्पति जो हैं और वन्य जीव जो हैं उनके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल के सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति एवं वन्य जीव जो है बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा को सुरक्षित करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल का संग्रहण करने में सहायता करते हैं, हमें फल, तारपीन के तेल, गोंद, औषधि पौधे एवं कागज़ प्रदान करते हैं। अब ये बात एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है कि पौधे हमें क्या क्या जीवन में देते हैं, क्योंकि इतनी हमारी जो है सोचने की क्षमता तो हो ही गई है कि हम इतना समझ सकते हैं कि हम अपने पारितंत्र से क्या क्या जो है प्राप्त करते हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें से आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जैसे देखिएगा जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव जो हैं आते हैं, जिनसे हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलता है, ऊन प्राप्त होता है। कीट जैसे मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होती है। फूलों के परागण
में मदद करते हैं। पारितंत्र के अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिड़िया जो है अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध जो है मृत जीव को खाने के कारण जो है अपमार्जक का रूप में कार्य करता है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे कितना भी बड़ा और छोटा हो, पारितंत्र को संतुलन करने में जो है काफ़ी अनिवार्य भूमिका निभाता है। वनस्पति का वितरण कैसे है उसको एक बार समझते हैं। वनस्पति वृद्धि मुख्य रूप से जो है तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, यानी कि जहाँ तापमान और आर्द्रता जो है कुशल होंगे वहाँ पे जो है वनस्पतियों का ज़्यादा विकास होगा, वहाँ पे जीवों का जो है ज़्यादा विकास होगा। विश्व की वनस्पति जो है मुख्य 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे कि एक वन हो गया, घास स्थल हो गया, गुल्म हो गया और टुंड्रा हो गया। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। इस प्रकार के वन जो है प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे जो है वृक्ष का आकार और उसकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले जो हैं वृक्ष या घास उगती हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ उत्पन्न यानी गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के जो है क्षेत्रों में पौधों की जड़ें काफ़ी गहरी होती है, क्योंकि उन्हें नमी के लिए, उन्हें आर्द्रता के लिए काफ़ी नीचे से सिंचित होना पड़ता है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां जो कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनकी जनसंख्या कहीं उनसे काफ़ी अधिक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पोषण के लिए जो है फसलों को उगाने के लिए वनों का विशाल क्षेत्र जो है काटे जा रहे हैं। विश्व भर में वनों को जो है आवरण तेजी से समाप्त होता जा रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन का संरक्षण तुरंत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है पेड़ों की कटाई होती जा रही है। बार बार जो है इसी वर्ड का जो है जिक्र किया जा रहा है। आई होप कि चीज़ें जो है कुछ टफ नहीं थी और आपको इसमें कुछ ज़्यादा जो है टफ लगा नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक में जो है जितनी चीज़ें दी गई हैं, जितना आपके चैप्टर में जो चीज़ें दी गई हैं, उन सारी चीज़ों को जो है आपके समक्ष रखना ज़रूरी था। इसलिए अंत तक बने रहने के लिए और धैर्य रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।